नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 27 जिसका नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। इसके बारे में जानेंगे, इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या एक्सटेंट तक ये लागू होगी, डेफिनीशंस, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर इसका, और इनका जुरिडिक्शन कितना होता है, लोकेशन ऑफ ऑफिस, सेक्रेटरीट और जनरल पावर्स बैंकिंग ओम्बड्समैन की कौन कौन सी होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। बैंकिंग ओम्बड्समैन की बात करें तो साथियों, जो भी इनका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई डिसाइड्स हिज अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म्स ऑफ ऑफिस। सेक्रेटरीट कितनी पावर होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई ऑल्सो डिसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन, कितना किस एरिया में ये लागू होगी ये स्कीम, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। और ये 1 जनवरी 2006 से ये स्कीम लागू आ गई थी और उसके बाद में फर्दर इसको अमेंड किया गया था 1 जुलाई 2017 में। अब इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं साथियों? इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो कंप्लेन आती हैं उनको रिजॉल्व करना और सेटिस्फाई करना, जो सेटिस्फेक्शन है, सेटलमेंट है, उसको फैसिलिटेट करना। दूसरा है कि रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट एज वेल एज अमंग बैंक। कोई भी बैंक और उनके कंस्टिट्यूएंट के बीच में किसी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करना, या फिर दो बैंकों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, बैंकों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो भी रिजॉल्व करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसिलेशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो इन तीनों ही चीज़ों को यूज़ करके, कंसिलेशन, मीडिएशन करके या आर्बिट्रेशन करके, इन तीनों को यूज़ करके ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करना ही बैंकिंग ओम्बड्समैन का काम है। स्कीम एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे ये लागू होती है और इट इज़ एप्लीकेबल टू बैंक्स इन इंडिया। जो भी बैंक इंडिया में काम करते हैं उन सभी पे ये लागू होती है। और आरबीआई जो है वो अथॉरिटी है कि सस्पेंड कर सकती है ऑपरेशन ऑफ स्कीम फुल्ली और पार्शियली फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। आरबीआई चाहे तो इस स्कीम के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप कर सकती है पूरी तरह से या पार्शियली भी, जब तक वो चाहें या जब तक जैसा भी वो ऑर्डर दें। Such suspension may be general or in related to any specified bank. The period of suspension can be extended if deemed fit by the RBI. और आरबीआई क्या कर सकता है, किसी जनरल सस्पेंशन भी कर सकता है इस स्कीम का, और किसी बैंक के रिलेशन में, स्पेसिफिक बैंक के रिलेशन में भी इसको सस्पेंड कर सकता है। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशंस हैं, वो हम देखते हैं। अवार्ड का मतलब साथियों क्या होता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन की जब हम बात करेंगे तो अवार्ड का मतलब है कोई अवार्ड जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन ने पास किया है, जजमेंट जो दिया है इन अकॉर्डिंग्स विद द स्कीम। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी? अपीलेट अथॉरिटी का मतलब हो गया डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। तो इसमें अपीलेट अथॉरिटी जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंप्लेनेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ एंड रिप्रेजेंट हिम बिफोर अ बैंकिंग ओम्बड्समैन। कोई पर्सन है जिसने कोई कंप्लेन की है तो वो अपने बिहाफ पे अगर किसी पर्सन को ऑथराइज करता है उसी को हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब है कोई पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है अंडर क्लॉज 4 ऑफ द स्कीम। और यहाँ पर बैंक का मतलब क्या होगा? बैंक का मतलब है एक बैंकिंग कंपनी, और ये करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक को भी इंक्लूड करती है, आरआरबी को भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन पैरा 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन सभी को ये इंक्लूड करती है। ये सभी बैंक की कैटेगरी में आएगी, यानी कि बैंक की जब हम बात करेंगे तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। कंप्लेन का मतलब हो गया कोई जो रिप्रेजेंटिंग इन रिटन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, चाहे तो वो रिटन में दी गई हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, मतलब ईमेल वगैरह करके कंप्लेन की गई हो। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पर होता है, सेटलमेंट का मतलब है एग्रीमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज बाय कंसिलेशन मीडिएशन अंडर द स्कीम। तो कोई एग्रीमेंट इनके सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि कोई एग्रीमेंट के अगर ये पहुंच जाती हैं पार्टीज़ तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या होता है? रिजर्व बैंक जो है वो 1 या 2 अपने जो ऑफिसर हैं, जो सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर लेवल के जो ऑफिसर हैं या फिर जनरल मैनेजर हैं, उनको अपॉइंट कर सकता है to act as banking ombudsman to carry out function entrusted on them by or under the scheme। तो आरबीआई क्या है, अपने जो सीजीएम लेवल के ऑफिसर हैं या जीएम लेवल के ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कर सकता है एज अ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ताकि वो इस स्कीम के अंडर जो काम है वो कर सकें। और अपॉइंटमेंट जो होगा वो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट अ टाइम, 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा एट अ टाइम।
हालांकि उसको बाद में बढ़ाया जा सकता है, बट एट अ टाइम 3 साल के लिए ही किया जाएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और लोकेशन ऑफ ऑफिस इनका कैसा होगा, आरबीआई स्पेसिफाई करेगा कि कितनी टेरिटोरियल लिमिट होंगी इनकी, और इनकी जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उनकी अथॉरिटी क्या होगी। द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन विल बी लोकेटेड एट सच प्लेसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। इनके ऑफिस कहाँ कहाँ लोकेटेड होंगे वो भी आरबीआई स्पेसिफाई करेगा। और in order to expedite disposal of complaint, the banking ombudsman may also hold sitting at such places within his area of jurisdiction as may be considered necessary। तो अगर जो डिसीजन देने हैं वो प्रोसेस जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी जो कंप्लेन है उनका डिस्पोजल हो, उसके लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या कर सकता है, सिटिंग होल्ड कर सकता है अपने जुरिडिक्शन के एरिया में जहाँ भी वो ज़रूरी समझे, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंप्लेन और रेफरेंस बिफोर हिम। जो भी कंप्लेन या रेफरेंस उसके सामने आया है उस हिसाब से, उसके रेफरेंस के हिसाब से उसको निपटाने के लिए अगर वो चाहें तो कहीं और भी, अपने ऑफिस के अलावा कहीं और भी अगर वो सिटिंग होल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या हो गया, द रिजर्व बैंक शैल डिप्यूट सच नंबर ऑफ इट्स ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन एज नेसेसरी। जितने ऑफिसर चाहिए, सेक्रेटेरिएट का मतलब है बेसिकली उनका जो ऑफिस होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन का, और वहाँ पर जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी वो आरबीआई डिप्यूट करेगा। और जो भी कॉस्ट आएगी सेक्रेटरीट की वो कौन उठाएगा, वो उठाएगा बॉर्न बाई रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक उसकी कॉस्ट उठाए बियर करेगा। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन की जनरल पावर्स की अगर हम बात करें तो पावर और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं कि रिसीव करें वो कंप्लेन को, जो भी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आएंगी वो बैंकिंग ओम्बड्समैन रिसीव करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे और कंप्लेन consider such complaint relating to deficiencies in banking and other services and facilitate their satisfaction or settlement। और जो भी कंप्लेन आएंगी रिलेटिंग टू जो भी सर्विसेज बैंकिंग के द्वारा, बैंक्स के द्वारा दी जा रही हैं, बैंकिंग सर्विसेज में अगर कहीं डिफिशियंसी है या दूसरी सर्विसेज में कहीं डिफिशियंसी है, तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो क्या करेंगे, इस तरह के कोई इशू आएंगे, कंप्लेन आएंगे तो उनको रिजॉल्व करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, करवाएंगे बाई एग्रीमेंट थ्रू कंसिलेशन एंड मीडिएशन बिटवीन द बैंक एंड एग्रीड पार्टी। तो मीडिएशन करके, कंसाइलेशन करके बैंक और जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीड पार्टी है, उनको बिठा के उनको मीडिएशन कराएंगे, या फिर पासिंग एन अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, या फिर कोई जजमेंट या फिर कोई डिसीजन पास करेंगे, अवार्ड पास करेंगे जो भी इस स्कीम में दिया हुआ है उस हिसाब से। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। तो ये क्या चीज़ है, ओम्बड्समैन स्कीम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए 2019 में आई, और इसका क्या है, विद द डिजिटल मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गेनिंग ट्रैक्शन इन द कंट्री। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब होने लगे हैं हमारे कंट्री में, तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई, इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक डेडिकेटेड कॉस्ट फ्री एक्सपेंडिचर ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो डिजिटल चैनल हैं उनके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस आए कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम एटलीस्ट कहीं पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया, जो ओम्बड्समैन स्कीम है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, और जनवरी 31, 2019 को ये जो स्कीम है वो फोर्स में आई। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कंप्लेन है रिगार्डिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन उनको सेटिस्फाई करना, उनको फैसिलिटेट टू सेटलफाई और सेटलमेंट, उनको निवारण करना बाई कस्टमर्स ऑफ सिस्टम पार्टिसिपेंट एज डिफाइंड अंडर द स्कीम। और इनको जो भी कस्टमर्स ने कंप्लेन की हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के, उनको सेटिस्फाई करना, उनका सेटलमेंट करना, बेसिकली यही इनका ऑब्जेक्टिव है। स्कीम शैल अप्लाई टू द बिजनेस ऑफ इन इंडिया ऑफ सिस्टम पार्टिसिपेंट एज डिफाइंड अंडर द स्कीम। तो ये स्कीम जो भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इस सिस्टम के जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी पर अप्लाई होगी। और इस सिस्टम में अपीलेट मैकेनिज्म भी है, जिसमें कंप्लेनेंट है या सिस्टम पार्टिसिपेंट जो है उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर वो चाहें तो जो ओम्बड्समैन ने जो डिसीजन दिया है, जो अवार्ड दिया है, उसके अगेंस्ट भी वो अपील कर सकता है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। अब इसके बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट और टेन्योर की, तो अपॉइंटमेंट और टेन्योर यहाँ पे साथियों जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात हो रही है हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, जो हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसकी बात हो रही है। तो अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो रिजर्व बैंक जो है वो क्या करते हैं, अपने सीजीएम और जीएम लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको
अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि जो भी इस स्कीम के अंडर जो फंक्शन है वो उनको पूरा करेंगे। अब लोकेशन ऑफ ऑफिस क्या होगी? दो एनी कोई भी जगह जहाँ पर जो भी स्पेसिफाइड की हो आरबीआई ने, तो जो भी आरबीआई जगह बताएगा, स्पेसिफाई करेगा, वहाँ पर इनके ऑफिस लोकेट होंगे। जो ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। और इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट डिस्पोजल ऑफ कंप्लेन द ओम्बड्समैन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो ये सेम है साथियों, जैसे जो नॉर्मल ओम्बड्समैन स्कीम है वैसे ही सारी चीज़ें हैं इसमें। अपॉइंटमेंट आरबीआई के द्वारा है। आरबीआई अपने सीजीएम और जीएम लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। लोकेशन ऑफ ऑफिस कहीं भी जहाँ भी आरबीआई डिसाइड करेगा उस हिसाब से इनके ऑफिसेज होंगे। और ओम्बड्समैन चाहे तो अपनी सिटिंग जो है वो दूसरी जगह भी होल्ड कर सकता है, अगर उनके जो जुरिडिक्शन एरिया है उसमें, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से कोई कंप्लेन जो है वो जल्दी रिजॉल्व हो सकती है, केस जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। जुरिडिक्शन पावर और ड्यूटीज़ वो भी इनकी जो स्पेसिफाई की जाएंगी वो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाई की जाएंगी। और जो ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो रिसीव करेंगे कौन सी कंप्लेन? रिलेटिंग टू डिफिशियंसी इन सर्विसेज ऑन ग्राउंड ऑफ प्राइमरी पिक्यूनरी वैल्यू द ओम्बड्समैन टू सेटिस्फाई द पार्टीज इन्वॉल्व। सेम है साथियों जैसे कि नॉर्मल ओम्बड्समैन स्कीम में है, इसमें भी ये बैंकिंग डिफिशियंसी से रिलेटेड जो कंप्लेन है उनको रिसीव करेंगे और सेटलमेंट करेंगे बाई एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। या तो एग्रीमेंट के थ्रू होगा, या कंसिलेशन और मीडिएशन करा के करेंगे, या फिर पासिंग एन अवार्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द स्कीम। या अगर नहीं बात बनती है तो फिर क्या करेंगे? कोई ना कोई डिसीजन पास करेंगे एज पर प्रोविजन ऑफ स्कीम, ये अपना डिसीजन देंगे। अब कंप्लेन का ग्राउंड क्या क्या हो सकता है, किस ग्राउंड पे कंप्लेन की जा सकती है? तो कोई भी पर्सन जो है जिसको कंप्लेन करनी है ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, उनको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंप्लेन कर सकते हैं, किसी तरह का चार्ज नहीं है। और एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड एलिगिंग डिफिशियंसी इन सर्विसेज, तो जो नीचे ग्राउंड दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से किसी में भी अगर डिफिशियंसी होती है तो जो पर्सन है वो कंप्लेन कर सकता है हमारा ओम्बड्समैन में ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन में। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग अगर कंप्लेन आती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं? नॉन एडहेरेंस ऑफ टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई के जो पेमेंट सेटलमेंट कोई जो इंस्ट्रक्शन है, अगर उनको पार्टीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेंट जो हैं सिस्टम पार्टिसिपेंट अगर वो एडहेयर नहीं कर सकते हैं अबाउट सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, फेलियर इन क्रेडिटिंग मर्चेंट्स अकाउंट विद इन रीजनेबल टाइम। तो अगर कोई क्रेडिट अकाउंट में होना है तो वो मर्चेंट के अकाउंट में तो वो रीजनेबल टाइम में नहीं होता है। फेलियर टू लोड फंड विद इन रीजनेबल टाइम इन वॉलेट और कार्ड, यानी कि उनके वॉलेट या कार्ड में अगर फंड लोड नहीं होता है रीजनेबल टाइम में। नॉन ट्रांसफ़र, रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र, फेलियर टू ट्रांसफ़र विद इन रीजनेबल टाइम, कोई ट्रांसफ़र अगर होना है तो वो अगर प्रॉपर नहीं हो पाता है, टाइम में नहीं होता है, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये सारे जो हैं ये सब ग्राउंड बनते हैं कंप्लेन के। या फिर क्लोजर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंप्लेन बनेंगे, ये ग्राउंड ऑफ कंप्लेन बनेंगे। फेलियर टू रिफंड विद इन रीजनेबल टाइम, अगर कोई रिफंड आना है और उसको रीजनेबल टाइम में रिफंड नहीं किया गया, या फिर रिफ्यूज़ कर दिया गया कि हम अनसक्सेसफुल, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है उसमें रिफ़ंड होना होता है, लेकिन अगर वो रिफ़ंड नहीं होता है या तो टाइमली नहीं होता या फिर सीधे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है रिफ़ंड करने के लिए। किन केसेस में? कोई अगर अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है या रिटर्न ट्रांजेक्शन है, रिजेक्टेड है, कैंसिल्ड है, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में जो रिफ़ंड होना है अगर वो टाइमली नहीं होता है या फिर इनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उसमें भी कंप्लेन के ग्राउंड बनता है। नॉन क्रेडिट डिले इन क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होल्डर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रमोशन ऑफर, कोई प्रमोशन ऑफर दिया गया है उसमें कुछ ऐसा है कि इतना अमाउंट का हम क्या करेंगे, कुछ क्रेडिट करेंगे तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उसमें करेंगे, ऐसा कोई अगर वादा किया जाता है लेकिन वैसा पूरा नहीं किया जाता है तो फिर वो भी कंप्लेन हो सकती है वहाँ भी। नॉन एडहेरेंस ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑन प्रीपेड कार्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो कोई आरबीआई के अगर कोई नॉर्म्स हैं प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अगर रिगार्डिंग और उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो वहाँ भी कंप्लेन हो सकती है। अब दूसरा जो ग्राउंड बनते हैं वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र
जो किया जाता है उसके थ्रू उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर कंप्लेन ओम्बड्समैन के पास जा सकती है, वो हैं आपके कि आरबीआई के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अगर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के उनको एडहेयर ना करना, जैसे कि फेलियर टू इफ़ेक्ट ऑनलाइन पेमेंट अगर नहीं हो पाती है, या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र रीज़नेबल टाइम में नहीं हो पाता है, या फिर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, या फिर फेलियर टू एक्ट अपॉन स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए लेकिन वो उन पर एक्शन टाइमली नहीं हुआ, अंडर द सर्कमस्टांसेस नोटिफाइड टू द कस्टमर विद इन प्रेस्क्राइब टाइमलाइन, तो प्रेस्क्राइब टाइमलाइन में वो नहीं किया गया। फेलियर टू रिवर्स अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इन केस ऑफ फेल ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसके केस में जो है अमाउंट डेबिट हो गया है जो कस्टमर के अकाउंट में, उसको रिवर्स नहीं किया गया टाइमली, या फिर कोई आरबीआई के इंस्ट्रक्शन है वो भी फॉलो नहीं किए गए। तो यही सब तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारे बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायतों के ग्राउंड बनते हैं। तीसरा है हमारा नॉन एडरेंस टू इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक रेस्पेक्टिव सिस्टम प्रोवाइडर टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट ऑन पेमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई से रिलेटेड या भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है बीबीपीएस, या भारत क्यूआर कोड है, या यूपीआई क्यूआर है, इन सभी से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो भी जाती हैं ओम्बड्समैन के पास में, ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन के पास में। तो उसमें क्या है, जो फेलियर इन क्रेडिटिंग फंड इनटू द बेनिफिशियरी अकाउंट, अब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, इसमें जो ग्राउंड हैं वो चाहे किसी भी टॉपिक में हम देखें वो लगभग एक जैसे हैं, या तो जो आरबीआई की जो ट्रांजेक्शन आरबीआई के जो गाइडलाइन हैं वो फॉलो नहीं हो रही हैं, या फिर जहाँ रिफ़ंड होना है वो टाइमली नहीं हो रहा है तो ग्राउंड बनेगा, या फिर जो फ़ंड ट्रांसफ़र होना है वो नहीं हुआ, और जो फ़ंड अगर फेलियर हो जाता है उस केस में जो है जो उनकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से, उन टाइम नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से रिफ़ंड नहीं हुआ। तो ये सारे ही कॉमन बैकग्राउंड हैं, सभी में वही बनते हैं। जैसे कि इसमें भी हम देखें तो जो फेलियर इन क्रेडिटिंग फंड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में फ़ंड क्रेडिट ही नहीं हुआ, या फिर अगर कोई पेमेंट है वो सही टाइम पे क्रेडिट नहीं किया गया बेनिफिशियरी के अकाउंट में, फेलियर टू रिटर्न द विद इन रीजनेबल टाइम द पेमेंट टू द ओरिजिनेटिंग मेंबर इन केस ऑफ फेलियर टू क्रेडिट, अगर जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट जिसने भेजा है उसके अकाउंट में तो वापस आ जाना चाहिए टाइमली, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो फेलियर और डिले इन रिफंड ऑफ द मनी बैक टू द अकाउंट इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन फेलियर, वही बात है कि ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है तो फिर जो रिफंड या उसका जो बैक जो क्रेडिट हो जाना चाहिए जिस अकाउंट से डेबिट हुआ है वो नहीं होता है। नॉन एडरेंस टू एनी अदर इंस्ट्रक्शन, कोई और इंस्ट्रक्शन है जो आरबीआई के द्वारा दिया गया है रिगार्डिंग यूपीआई या बीबीपीएस या क्यूआर कोड के रिलेटिंग, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका कंप्लेन हो सकती है। नॉन रिवर्सल, फेलियर टू रिवर्स विद इन रीजनेबल टाइम फंड, रॉन्गली क्रेडिट थ्रू द बेनिफिशियरी, सब कुछ वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव इंक्लूडिंग फ़ी चार्ज, जो फीस वगैरह जो उसमें दे रखा है कि कितनी फ़ीस चार्ज करनी है, वहाँ पर कोई वॉलेशन होता है आरबीआई के जो डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये सारे तो हमने देखे कि साथियों ग्राउंड कौन कौन से हैं, किन किन ग्राउंड पे जो शिकायतें हो सकती हैं। अब प्रोसीजर क्या है, किसी को अगर कंप्लेन करनी हो बैंकिंग ओम्बड्समैन में तो क्या प्रोसेस है। बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्या है, किसी भी चीज़ पे अगर किसी पर्सन को ग्रीवियंसेस हैं, है ना, तो वो क्या कर सकता है, या तो खुद या फिर अपने किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एन एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट को नहीं, बिना एडवोकेट के होगा ये, एडवोकेट नहीं जाएंगे, मेक अ कंप्लेन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड पर्टिकुलर्स टू द ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन विद इन whose jurisdiction the branch or the office of the system participant complain act। अब एक बार अगर किसी को कंप्लेन करना है, किसी तरह की डिफिशियंसी हुई है उसकी सर्विसेज में, उसको कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो वो क्या करेगा, या तो खुद या फिर अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अदर देन एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट नहीं जाएगा इस केस में, उसका कोई और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है वो, या फिर खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो एक कंप्लेन करेंगे किसमें, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और सारी जानकारी लिख के देंगे किसको, ओम्बड्समैन को, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो ब्रांच या ऑफिस जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रहे हैं, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है वो जहाँ पर लोकेटेड है
जिस ओम्बड्समैन के जुरिडिक्शन में आता है वहाँ पर ही ये कंप्लेन की जाएगी। द कंप्लेन इज़ टू बी मेड नॉट लेटर देन 1 ईयर आफ्टर द कंप्लेन हैज़ बीन रिसीव्ड द रिप्लाई फ्रॉम द सिस्टम पार्टिसिपेंट। और जो भी कंप्लेन होनी है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, जब भी उनको रिप्लाई किससे मिल गया है, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है, चाहे वो बैंक हो या कोई और ऐसी संस्था हो, वहाँ से जब एक बार उसको पर्सन को रिप्लाई मिल गया है, उसके एक रिप्लाई मिलने के 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लेन होनी चाहिए। और जहाँ पर कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, अगर वहाँ पर कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता है, तब भी 1 साल के अंदर फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट। जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है वहाँ पर जो उस कस्टमर ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके 11 महीने बाद, यानी कि 1 महीने तक वो इंतज़ार करेगा, उसके बाद 1 साल का टाइम है। तो 11 महीने हुए टोटल, 11 महीने तक, सॉरी 13 महीने तक का टाइम है उसके पास, तो 13 महीने तक वो कंप्लेन कर सकता है। अब कंप्लेन का रिजेक्ट होने के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। कोई कंप्लेन ऐसा भी हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए, तो ओम्बड्समैन जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं कंप्लेन को किसी भी स्टेज पे, अगर उन्हें ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि ग्राउंड ऑफ द कंप्लेन रिफर्ड इन क्लॉज 8, है ना, जो क्लॉज 8 में जो ग्राउंड दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड ये कंप्लेन नहीं है। मतलब जो उनकी जिस चीज़ को सुनने के लिए, जिस तरह की कंप्लेन सुनने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया गया है, उस कैटेगरी में या जो उस तरह की कंप्लेन में ये कंप्लेन नहीं आती है। या फिर नॉट इन अकॉर्डेंस विद सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 9, तो ये क्लॉज जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से नहीं है। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कंपनसेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 12 सबसेक्शन 5 या 12 सबसेक्शन 6, तो इसके अंदर अगर आता है, यानी कि जो कंपनसेशन दिया गया है 12 सबसेक्शन 5 में इनके, या 12 सेक्शन 12 और सबसेक्शन 6 में, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी ये कंप्लेन रिजेक्ट हो सकती है। रिक्वायरिंग कंसिडरेशन टू लेवरेज डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस प्रोसीडिंग बिफोर द ओम्बड्समैन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एजुकेटिंग सच कंप्लेन। या फिर उनको प्रॉपर तरह से डॉक्यूमेंट्री जो है एलोबरेट जो उनको नहीं किया गया है, चीज़ें सही से ओम्बड्समैन को नहीं बताई गई हैं, तो भी वो कंप्लेन को रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज है। या फिर नॉट परसूड बाई कंप्लेनेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस, या फिर प्रॉपर डिलीजेंस के साथ में परस्यू नहीं की जा रही है कंप्लेन। द ओपिनियन ऑफ जो ओम्बड्समैन है उनका ओपिनियन ये है कि देयर इज़ नो लॉन्गर डैमेज और इनकन्वीनियंस कॉज टू द कंप्लेनेंट, कि इससे कोई खास कोई जो डैमेज है या इनकन्वीनियंस है वो कंप्लेनेंट को नहीं दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पे, इन सभी ग्राउंड्स पे जो है वो क्या है, कंप्लेन रिजेक्ट भी हो सकती हैं ओम्बड्समैन के यहाँ। अब सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है, एग्रीमेंट और पासिंग अवार्ड। द ओम्बड्समैन शेल एंडेवर टू प्रमोट अ सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट बाय एग्रीमेंट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द सिस्टम पार्टिसिपेंट। तो इनकी जो पहली कोशिश जो रहेगी ओम्बड्समैन की, वो यही रहेगी कि जो भी कंप्लेनेंट है और जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है, उनको बिठा के उनको सेटलमेंट उनका करा दिया जाए, एग्रीमेंट उनका करा दिया जाए, कंसिलेशन और मीडिएशन के थ्रू उनको सेटलमेंट करा दिया जाए, ताकि दोनों पार्टीज को उस पर एग्री हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इफ अ कंप्लेन इज नॉट सेटल्ड बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर 1 महीने तक वो ट्राई करेंगे, अगर उसमें एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, और सच फर्दर पीरियड एज द ओम्बड्समैन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन मे अलाउ द पार्टीज, यानी कि या तो 1 महीने या फिर कोई ऐसा टाइम जो बैंकिंग ओम्बड्समैन चाहे जी अलाउ करें, जिस दिन से जो कंप्लेन है वो रिसीव हुई है। तो कंप्लेन रिसीव करने के 1 महीने के अंदर सेटलमेंट हो जाए, पार्टीज़ में आपस में वो मान जाए, एग्रीमेंट हो जाए, या फिर अगर नहीं होता है तो भी फर्दर टाइम भी दे सकते हैं अगर जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसको चाहे तो। और अगर इनमें एग्रीमेंट नहीं होता है उसके बाद भी, तो क्या करते हैं, वो एक अवार्ड पास कर देते हैं, डिसीजन पास कर देते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन शैल हैव द पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन विच इज मोर देन एक्चुअल लॉस सफर्ड। तो ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन है डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले, उनको शैल नॉट हैव द पावर, उनको ये पावर नहीं है कि वो कंपनसेशन अवॉर्ड कर दें कितने से ज़्यादा, जो एक्चुअल लॉस सफर्ड है। अगर किसी को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है किसी ट्रांजेक्शन, किसी डिफिशियंसी की वजह से बैंकिंग सर्विसेज में या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो है, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अवॉर्ड या कंपनसेशन नहीं घोषित करेंगे, नहीं ऑर्डर करेंगे। और 20 लाख विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम क्या है 20 लाख तक जा सकते हैं, या तो एक्चुअल लॉस या 20 लाख, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसके लिए ही वो अवार्ड कंपनसेशन दे सकते हैं, उतनी ही उनकी पावर है। द कंपनसेशन दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय द ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। तो जो कंपनसेशन अवार्ड किया गया है किसके द्वारा, ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन है, वो जो डिस्प्यूट में जो अमाउंट इन्वॉल्व है उस शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट, उस अमाउंट के एक्सक्लूसिव में वो होगा। द ओम्बड्समैन ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन मे ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन इन एडिशन टू द अबव बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख टू द कंप्लेनेंट। तो जो ओम्बड्समैन फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो कंपनसेशन एडिशन में भी अलाउ कर सकते हैं टू द अबव बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख टू द कंप्लेनेंट। 1 लाख से ज़्यादा पर कंप्लेनेंट वो अलाउ नहीं कर सकते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ द कंप्लेनेंट टाइम, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंप्लेनेंट, हरासमेंट एंड मेंटल एगनी सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट। तो इन सभी ग्राउंड पे एक तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है या 20 लाख, उसके अलावा भी 1 लाख और कर सकते हैं। किस किस ग्राउंड पे, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कंप्लेनेंट टाइम, जो टाइम वेस्ट हुआ उनका, या एक्सपेंस जो हुआ, या हरासमेंट हुआ, या मेंटली जो उनको प्रेशर पड़ा, उसके अगेंस्ट में 1 लाख रुपए तक जो है वो फर्दर अलाउ कर सकते हैं। अब अपील अगर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट के पास करनी है तो कैसे की जाएगी। अगर कोई पर्सन है जो अवार्ड जो दिया गया है उससे खुश नहीं है, या फिर किसी की कंप्लेन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस स्कीम जो भी प्रॉपर रीज़न है उसको लेकर 30 दिन के अंदर में, जब भी उसकी कंप्लेन रिजेक्ट हुई है या अवार्ड उसको मिल गया है, उसको लेकर 30 दिन के अंदर में वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। Provided that appellate authority may, if satisfied that the complainant has sufficient cause for not making the appeal within time, allow a further period not extending 30 days। तो नॉर्मली देखो इनमें टाइम जो है ये इंपॉर्टेंट ही है, ये भी 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी में करना होगा। हालांकि उसके बाद में भी 30 दिन तक जो अपीलेट अथॉरिटी है वो शिकायत सुन सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसी केस में अगर अपीलेट अथॉरिटी को ये लगता है, वो इस बात पे सेटिस्फाइड हैं कि जो एप्लीकेंट था उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपनी कंप्लेन करने का, तो ये भी टाइम जो है मैक्सिमम 30 दिन ही हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम टाइम जो हो सकता है अपीलेट अथॉरिटी में जाने का, जहाँ पर शिकायत सुनी जा सकती है, वो 60 दिन है। नॉर्मल केसेस में ये 30 दिन ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और पर्सन 30 दिन के बाद भी अगर अपील करता है और अपीलेट अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को लेकर कन्विंस है कि इस पर्सन के पास जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से ये 30 दिन में शिकायत नहीं कर पाया, अपनी जो है अपील नहीं कर पाया, तो वो चाहें तो 30 दिन का और टाइम उसको दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में फर्दर, यानी कि मैक्सिमम 60 डेज़ है, उसके बाद में वो अपील नहीं हो सकती है। सिस्टम पार्टिसिपेंट टू डिस्प्ले साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम फॉर कॉमन नॉलेज ऑफ द पब्लिक। जो सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं जैसे कि बैंक हैं और बाकी जो संस्थाएं हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वो क्या करेंगी, उनके लिए ये ज़रूरी है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि वो एक डिस्प्ले लगाएं अपने ऑफिस में, प्रोमिनेंट इन ऑल इट्स ऑफिस एंड ब्रांचेस, द इंटरनल कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द designated nodal officer to handle the customer complaint grievances along with the escalation matrix। तो जो भी
सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो बैंक हों या बाकी संस्थाएं हों, उनके लिए ये ज़रूरी है, उनको ये इंश्योर करना है कि वो अपने यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले करके रखें अपनी सभी ऑफिसेज में, ब्रांचेज में, ताकि जो इंटरनल कस्टमर ग्रीवेंसेस हैं, रिड्रेसल फ्रेमवर्क है, इसके बारे में पूरी जानकारी रहे। कॉन्टैक्ट डिटेल उनकी मेंशन करके रखें वहाँ पर, और डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर जो भी कस्टमर कंप्लेन हैंडल करता है या ग्रीवेंसेस हैंडल करता है, अलॉन्ग विद द एस्केलेशन मैट्रिक्स, कि अगर वहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फर्दर वो कहाँ जा सकते हैं और कितने ऊपर जा सकते हैं, किस किस के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें एक जो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शो करके रखनी है, डिस्प्ले करनी है। तो साथियों, इसके साथ ही ये चैप्टर यूनिट जो है हमारी पूरी होती है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। अब इसमें कुछ एक जो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं इनको हम देखते हैं। जैसे है कि डिस्प्यूट अमंग टू बैंक कैन बी टेकन अप बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो दो बैंक के बीच में डिस्प्यूट है, क्या उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। दो बैंक के हमने पढ़ा था कि अमंग बैंक हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो भी कंप्लेन कर सकता है बैंकिंग सर्विसेज में डिफिशियंसी के लिए। तो ये दोनों ही केस में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट कवर्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। तो ये साथियों गलत है। कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे किस में आते हैं, इसके अंदर कवर होते हैं। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये सभी आरआरबीज वगैरह सभी जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज़ अपॉइंटेड बाय अ कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट करते हैं? तो ऐसा नहीं है साथियों, हमने पढ़ा था कि इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करते हैं आरबीआई। आरबीआई अपने जो जीएम या सीजीएम लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट करता है एज टू वर्क एज अ बैंकिंग ओम्बड्समैन। It is not within power of banking ombudsman to deal with the complaint unless both party agree for his intervention। तो ये भी फॉल्स है कि अगर दोनों पार्टी एग्री, मान लीजिए कोई कंप्लेन लेके आया, कोई पर्सन कंप्लेन लेके आया, लेकिन अगर उसने किसी बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन की है, किसी कस्टमर ने किसी बैंक के अगेंस्ट में वो बैंकिंग ओम्बड्समैन गया, बट बैंक अगर नहीं भी चाहेगा, बैंक अगर चाहता है कि नहीं मेरी शिकायत यहाँ पे नहीं की जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ये बैंक ओम्बड्समैन को रोक थोड़ी सकता है उस कंप्लेन को सुनने से। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाती है और बैंकिंग ओम्बड्समैन को लगता है कि वो उनकी पावर में है, जो भी उनके ग्राउंड्स हैं उसी ग्राउंड पे वो कंप्लेन की गई है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन सुन सकते हैं। दूसरी जो पार्टी है उसको उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 को क्यों लाया गया था? तो इसका जैसे कि फॉर इफिशियंसी, अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ एनपीए अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये हट गया हमारा। इट इज़ द आरबीआई एजेंसी टू रेगुलेट डिस्प्यूट अमंग द बैंक। अच्छा, टू इनेबल रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट रिलेटिंग टू बैंकिंग सर्विसेज, टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर पास बाय डीआरटी। तो डीआरटी से कोई मतलब नहीं है, एनपीए से कोई मतलब नहीं है इसका। अब बचे हमारे ऑप्शन बी और सी। तो बेसिकली इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमारा है सी। हालांकि ऑप्शन बी भी काफ़ी हद तक जो है वो, क्योंकि डिस्प्यूट जो बैंक के बीच में होंगे वो भी इसके पास जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट आंसर है वो हमारा, अगर ये ऑप्शन आते हैं तो हमारा सी ऑप्शन सही है, कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज में डिफिशियंसी है उसके लिए, उसका रिजॉल्व करने के लिए ये हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लाई गई थी। ऐसे ही हमारा है, कंप्लेन रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट बाय अ बैंक कैन बी मेड टू अ बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो अगर कोई बैंक जो है क्या करता है, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या वो कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन को हो सकती है? तो ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये भी क्या है, बैंकिंग सर्विसेज में डेफिशिएंसी का मामला है, तो इसकी कंप्लेन भी बैंकिंग ओम्बड्समैन को हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन डील विद द कंप्लेन अंडर द स्कीम। तो अंडर द स्कीम इस तरह की कंप्लेन से बैंकिंग ओम्बड्समैन डील कर सकता है। कंप्लेन कैन बी मेड अगेंस्ट promises made by sales agent but not fulfilled by the bank represented by them under the banking ombudsman scheme 2006। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि कोई सेल्स एजेंट ने किसी तरह का प्रॉमिस किया, लेकिन जो उसका बैंक है जिसके बिहाफ पर उसने प्रॉमिस किया वो बैंक उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस तरह की कंप्लेन भी क्या कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन में कर सकता है।
तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास बिल्कुल इस तरह की स्कीम, जो इस तरह की जो कंप्लेन है वो की जा सकती हैं, और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो दायरा है वो इसमें आता है, क्योंकि ये भी डिफिशियंसी का, सर्विस में डिफिशियंसी का केस बनता है। तो ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट है, द बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन एंटरटेन द कंप्लेन अंडर द स्कीम। तो ये था साथियों, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। तो इसके साथ ही ये यूनिट हमारी फिनिश होती है, ख़त्म होती है, और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।